ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब इस पूरे इलाके, भारत के पड़ोसी मुल्कों की खबरों पर खास नजर रखते हैं। उनका बहुत लंबा तजर्बा है, बहुत सी उन्होंने किताबें लिखी हैं और इस वक्त वो चेन्नई में एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के लिए खास तौर पर तैयारी करते हैं, जो आप लोग काफी पसंद करते हैं, साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। आज जो हम खबरें डिस्कस कर रहे हैं वो अफगानिस्तान और भारत के बीच में ताल्लुकात बेहतर होते हुए जो नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर थे और उस वक्त कुछ ऐलान हुए थे, अब उन पर कुछ अमल होना भी शुरू हो गया है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पिछले दिनों टकराव हुआ, दर्जनों लोग मारे गए। अब जंगबंदी हुई है, लेकिन जंगबंदी भी दोहा कतर में ही तय हुई है और उसका अगला दौर जो होगा वो तुर्की में होगा। उसके अलावा हम पाकिस्तान से कुछ और खबरों पर भी बात करेंगे। इमरान खान की फैमिली के लोगों को मुसलसल एक तरह से परेशान किया जा रहा है। उनकी बहन के अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। भारत पर पूरा दबाव है कि रूस से तेल हम लेना बंद कर दें। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि इंडिया तैयार हो गया है रूस से तेल ना लेने के लिए, और अडानी की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव सामने आया है। बांग्लादेश से भी और मालदीव से कुछ अहम खबरें हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान और भारत के बीच में ताल्लुकात ऐसा लगता है तेजी से बेहतर होते जा रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए थे, उसके बाद वहां से जो बयान आ रहे हैं वो काफी अहम है। क्या कुछ है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। ये भारत और अफगानिस्तान के जो बढ़ते रिश्ते हैं, ये तो हम लोग 2-3 प्रोग्राम से कर ही रहे थे और जो भी अपडेट था वो हम दे ही रहे थे। अब जो नई बात इसमें कोई बहुत भारत की तरफ से तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से बिल्कुल है। वो ये है कि उनके जो स्पोक्समैन है जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, वो इंटरनल मैटर के स्पोक्समैन हैं, और हमारे जो फॉरेन स्पोक्समैन हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आमिर खान मुत्तकी हैं, और एक सुहेल शाहीन है जो कि दोहा कतर में बैठे हैं, वो वहां से मतलब बातें करते हैं। तो ये 3 लोगों में ये जो मामला है ये जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का है, ये स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने भारत की सराहना की है और भारत को बहुत ही मतलब स्पेशल मतलब मुकाम दिया है। अब ये अफगानिस्तान के अपना फैसला है, वो एक सॉवरेन कंट्री है, वो पाकिस्तान से अलग है और दुनिया के अलग मुल्कों से अलग है, और वो किससे दोस्ती करे किससे दोस्ती ना करे, जो उसकी मुफाद में है वो वही करेगा। तो यहाँ पे जो बात आई थी वो ये कि पाकिस्तानियों ने जो है ये प्रोपेगेंडा फैला दिया कि अब जो है अफगानिस्तान वो भारत की गोद में बैठ जाएगा और उसके बाद वो भारत की प्रॉक्सी बन जाएगा, और उसके बाद वहां से जो है अफगानिस्तान के सोइल से जो है वो दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेजेगा। तो ये जो है ये एक मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया में और ये सब बात हो रही थी, बल्कि एक साहब कोई वर्दी उर्दी पहने हुए मुझे जाली लग रहे थे, वो पाकिस्तानी वर्दी पहन करके कैमरा के सामने बोल रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि अफगान तो मतलब बिकने वाली कौम है, वो तो जो पैसे देगा उसको उसी के लिए वो लड़ने लगेंगे, उनकी तो हिस्ट्री यही है, और भारत जो है उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो तो पूरे के पूरे अफगानिस्तान को खरीद सकता है। इस तरह की वाहियात बातें जो हैं वो साहब कर रहे थे। लेकिन अब जो बात हम लोग मुद्दे की करते हैं, जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कही है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई भी मतलब तथ्य नहीं है कि भारत ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो है मतलब मुसल्लत किया था, और अफगानिस्तान जो है वही सब जो लाइन है कि वो दहशतगर्दों को अपने यहाँ पनाह नहीं देता है, और मतलब वो किसी दूसरे मुल्क का जो है कि बुराई नहीं चाहता है, और कोई भी दहशतगर्द जो है वो एज ए मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कहीं नहीं भेजना चाहता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान।
तो ये बातें उन्होंने मतलब भारत के हवाले से, क्योंकि देखिए इस पे आपने भी सवाल हमसे किया था कि ऐसी टाइमिंग क्यों है कि जबकि आमिर खान मुत्तकी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में है और अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। तो अब वो तो झगड़ा है कि पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर कि अफगानिस्तान ने अटैक किया, वो तो मुअम्मा कभी सुलझेगा नहीं। लेकिन अटैक तो हुआ, जंग तो हुई, कई लोग मारे गए, काफी अच्छी तादाद में मारे गए, और पाकिस्तान ने अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स मतलब लगा दी उस इस क्या कहते हैं ऑपरेशन में, और ये सब तो हुआ ही हुआ है। लेकिन ये कहना कि ये भारत ने कराया है, ये ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है। अफगानिस्तान ने इसका खंडन किया है और इसको कहा है कि नहीं, भारत से इससे कोई मतलब नहीं, और भारत जो है वो मतलब ये है कि हमारी उनसे जो है भारत से बहुत सारी चीजों पे भारत ने जो है वहां पे पूरा फुल डिप्लोमेटिक मिशन जो जितनी थी उनकी स्ट्रेंथ वो सब कर दी है वहां पे। अफगानिस्तान का भी जो पूरा डिप्लोमेटिक मिशन था दिल्ली में, बंबई में और हैदराबाद में, वो फुल स्ट्रेंथ पे आ गया है। तो एक तरह से भारत ने अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिकली कबूल कर लिया है, उनके एम्बेसडर को बुला लिया है यहाँ पे, और ये सब चीजें तो चली रही हैं। और भारत का और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है उसको पाकिस्तान से नहीं जोड़ना चाहिए, और हम लोग भी जो है उसको उसी तरह से देखें। अब यहाँ पे अगर 1-2 मिनट मुझे टाइम दे दे तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए जब ये सोवियत यूनियन का जो वो जो है मतलब अफगान जिहाद चल रहा था अमेरिका का, तो लव जिहाद कहना चाह रहा था मैं, वो अफगान जिहाद जो चल रहा था, तो उस बहाने से पूरा जो है पाकिस्तानी फौज चप्पा चप्पा मतलब अफगानिस्तान के अंदर जा चुका था, और वो रेजिस्टेंस जो उनके हो रहे थे वो सोवियत यूनियन को भगाने के लिए। तो उस टाइम बात ये हो रही थी कि सोवियत यूनियन को भगाने में जो है वो पाकिस्तान का रोल है, और पाकिस्तान की जो फौज है और उनका वो है। तो उस टाइम एक बात निकली थी कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा, ये बात उस टाइम निकली। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब जंग होगा तो आखिरी मरहला जो है वो जंग का, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान लड़ेगा, क्योंकि उसका वो बैकयार्ड है, और अपने सारे एमिनेशन और जो उसके असलाह हैं वो अफगानिस्तान में ले जा करके वहां से वो भारत को से लड़ेंगे। तो ये सब कवायद थी उस टाइम की। अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। पाकिस्तान जो है उसने अफगानी रिफ्यूजियों को वहां वापस कर दिया है, और अफगानिस्तान जो है वो अपने आप में ही खुद मुख्तार मुल्क अपने आप को कहलाना चाहता है, और उसकी रिकॉग्निशन उसको रशिया ने दे दी है, चाइना ने दे दी है, इंडिया ने दे दी है। अब इंडिया से जो दोस्ती है अफगानिस्तान की वो पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही, और वो ढंढोरा पीट रहा है कि अब तो अफगानिस्तान मतलब इंडिया के गोद में चला गया है, और अफगानिस्तान अब वही दहशतगर्दी करेगा जो जो पहले कर रहा था, और इस तरह की बातें। तो बात को मैं खत्म करना चाहता हूं कि शौकतुल्लाह मुजाहिद ने, और ये भी लगती हुई बात है कि इंडिया मतलब पाकिस्तान के ऊपर तो डायरेक्ट जासूसी कर सकता है और दहशतगर्दी कर सकता है, इसलिए कि उसके बॉर्डर मिले हुए हैं, लेकिन अफगानिस्तान में बैठ करके बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में वो मतलब स्पाइंग और सर्वेलेंस और दहशतगर्दी, ये जरा मुश्किल काम है। ये तो मुझे लग रहा है कि इंडिजीनियस ही उनका जो उनके गुस्से हैं और गम है, इसी वजह से वो टेररिज्म एक्टिविटी वहां चल रही है। तो चलिए यही खबर है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान का कहना है कि वो अफगानिस्तान उसको पनाह देता है और वहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती है। मैं करने से पहले अपने दर्शकों को बताऊं कि अभी इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं अफगानिस्तान का टेलीविजन देख रहा था, उसमें एक खबर और आई जो मैं अभी अपडेट कर देता हूं। अमेरिका के खास नुमाइंदे खलील जाद, जो पहले कभी तालिबान के साथ बातचीत करते थे दोहा में, वो अभी अफगानिस्तान के दौरे पर हैं और कोई राय मशवरा हो रहा है। यानी अब हो सकता है कि अमेरिका भी किसी तरह से तालिबान की हुकूमत को और किसी तरह से ऑफिशियल कोई स्टेटस दे या कबूल करे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन खलील जाद वो शख्स हैं जो ओरिजिनली अफगान ओरिजिन के हैं
अमरीकी शहरी हैं और अमरीकी डिप्लोमेट हैं जो जो अब काबुल आए हुए हैं। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तकरीबन एक हफ्ता जंग जैसी हालत रही, दर्जनों लोग मारे गए दोनों तरफ। अब जंग रुकी हुई है। दोहा में ये मुलाकात हुई, दोहा में मामला तय हुए और अब तुर्की में बातचीत होने वाली है। ये दोहा इतना सेंट्रल पॉइंट बार बार क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है? दोहा वही जगह है जिसमें खुद इजराइल ने हमला किया पिछले दिनों। उससे पहले दोहा वही जगह है जहां ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। और दोहा जो है वो मीडिएटर का रोल हर मौके पर कर रहा है। क्या कुछ है, क्या लगता है आपको? जी, ये दोहा का जो कहानी है वो ये है कि ये अमेरिका की बनाई हुई जगह है और अमेरिका जो है वो दोहा को मतलब साउथ एशिया के और वेस्ट एशिया के मामले में जो मीडिएशन का काम हो रहा है वो दोहा से ही चल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैटर है या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैटर है, ये सारी चीजें दोहे में चल रही हैं। तो दोहा जो है वो एक उभर के आ गया है जो कि मतलब सिर्फ नेगोशिएशन पे और टेबल पे टॉक के लिए जो है वो बहुत मशहूर हो गया है। ये कोई गुज़श्ता कई सालों से यही चल रहा है और अफगानिस्तान का जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है वो तो आप भी जानते हैं और सारी दुनिया जानते हैं, वो दोहा से ही हुआ है। और दोहा में जो है क्या-क्या मतलब अमेरिका ने जो है वो प्रॉमिसेस किए थे, क्या अफगानिस्तान ने एक प्रॉमिसेस किए थे जो तालिबान है, ये तो बहुत खुल के नहीं आया है। लेकिन दोहा एक बहुत अच्छी जगह मतलब एक ऐसी जगह बन गई है। आपको याद होगा कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं विक्रम मिश्री साहब, ये भी दोहा में जाकर के अफगान जो उनके सुहैल शाहीन और अभी जो मुत्तकी और ये लोग साहब से मिल करके इन्होंने बात की थी वहां पे और काफी लंबी डिस्कशन हुई थी जनवरी के महीने में और उसी के फलस्वरूप जो है अब मुत्तकी साहब यहाँ आए थे। तो ये दोहा की बात है। और अभी जो ये जंग बंदी हुई है, ये जंग बंदी जो है वो सऊदी अरेबिया भी लगे थे इसमें, दोहा में भी लगे थे और टर्की में भी लगे थे। इन दोनों तीनों ने मिलके अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो है जंग से रुकवाया। उसके बाद की कहानी यह है कि इनको बुलाया दोहा और दोहा में हाथ मिलवाया और मिलवाने के बाद जो है वो मतलब उनसे कहा कि अब परमानेंट सीज फायर हो गया है, ये टेम्परेरी सीज फायर नहीं है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन बनाया है, चैनल्स बनाए हैं कि जो जो बातें आपकी हैं वो आप अपना आमने सामने कहिए। और उसके बाद अफगानिस्तान ने भी मान लिया है कि हम जो है कोई दहशतगर्दी नहीं करेंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान का भी यही डिमांड था कि अफगानिस्तान के सोइल से कोई दहशतगर्दी नहीं हो। जो कि अब इसी के आगे जो है वो अब ये लोग आज ही जो हम आप बात कर रहे हैं ये लोग टर्की पहुंचे हुए हैं अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के नुमाइंदे और वहां पे भी यही बात हो। अब बात को मैं एक लाइन में खत्म करना चाहता हूँ, ये डुरान लाइन का मामला है। आधी जनता जो है वो इधर है, आधी जनता उधर है। अब इधर वाले भी जो है वो मतलब बेताब है उधर जाने के लिए और उधर जाने वाले भी जो है इधर है। और जो हुक्मरान हैं और जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो कभी इनको मिलने नहीं देगी। ये वही बात है जैसे डिवाइडेड कश्मीर है। अब इंडिया चाहती है कि हम जो है उधर वाले कश्मीर को लें, पीओके कर रहे हैं, पाकिस्तान कभी देगा नहीं। और वही चीज वहां पे है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान कभी दे नहीं सकता अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान चाहता है कि हमारे जो पश्तूनी इलाके हैं उनको हम आजाद कर दें। तो ये तो मतलब यह है कि जिसपे कहीं कोई सेटलमेंट हो ही नहीं सकता है जैसे लोग चाहते हैं। अब इसके अंदर कुछ और सहूलत मिल जाए, कुछ उनके ट्रैवल जाने के लिए आजादी मिल जाए, 2-4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ये लोग फ्रीली जा सके अंदर, शादी ब्याह आपस में कर सके और जो रस्म होते हैं बिरादरी के वो निभा सके। इस तरह की कुछ अगर एग्रीमेंट हो जाती है तो मुझे तभी परमानेंट पीस समझ में आएगा। और ये इतना धमाका और मतलब कत्लेआम और कत्ले गैरत इस बार पाकिस्तानियों ने मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से अफगानियों के ऊपर मतलब अटैक किया था। इसलिए कि अफगानिस्तान जो है वो निहत्था है, उसके पास कोई पाकिस्तान को मैच करने के लिए कोई असला नहीं है। अब पाकिस्तानी के पास तो सब कुछ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर से निकले हैं वो। तो उन्होंने काफी तबाही मचाई है अफगानिस्तान में और उनका कहना है कि अफगानियों ने हम पे अटैक किया। ये है।
मामला। ये देखिए, अफगानिस्तान की बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो वाकई नजर रखने की हैं, और वक्त की कमी की वजह से हम बहुत सी चीजें डिस्कस भी नहीं कर पाते। एक ताजा खबर ये है कि हेरात से ड्राई फ्रूट का एक्सपोर्ट जो है वो 130% बढ़ा है, यानी इतनी तेजी से वो तरक्की भी कर रहे हैं कुछ मैदानों में। ये अफगानिस्तान ने उज्बेकिस्तान को जो मिनरल वाले कुछ हक दिए हैं एक्सप्लोर करने के लिए, उसके बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि चीन पहले से वहां पे काम कर रहा है। जी, अभी जो अफगानिस्तान का जो सिलसिला है कि उन्हें पैसे की जरूरत है और उनके पास मिनरल्स है, तो वो अपने जो जो उनके जो समझते हैं कि हमारे बहीखाम मुल्क हैं या हमारे मतलब उनको जो है वो अपने माइंस जो है मतलब खोल रहा है। और अभी जो नया जो डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब उन्होंने बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, एक संधि कर ली है, जिसमें उन्होंने लाइसेंस दे दिया है उज्बेकिस्तान को कि वो मतलब अफगानिस्तान से मिनरल्स एक्सप्लोर कर सके। और वहां से वो मतलब वही जो रोड बन रही है, मतलब क्या कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, उसी तरह की कुछ चीजों से, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है उन दोनों मुल्कों का, आपस में ज्यादा दूर नहीं है, तो वो रोड के थ्रू जो है वो उज्बेकिस्तान जो है यहाँ से मिनरल ले जाएंगे वहां पे। तो ये मिनरल जो है इनके पास काफी जखीर मात्रा में है, जो कि इनको उनकी इकोनॉमी को सुधारने में, अफगानिस्तान को सुधारने में, और इसी वजह से जो है दुनिया के जो रिश्ते बन रहे हैं अफगानिस्तान में, उनकी नजर यही है, इंडिया की भी उसी पे नजर है कि मतलब हमें जो है भी उस पार्टी में हमें भी शामिल कीजिए जहां हम, क्योंकि इंडिया का तो पहला क्लेम बनता है, उसने तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने, इंडिया ने एयरपोर्ट बना दिया, डैम बना दिया, पर्सनल रोड्स बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, ये इंडिया ने अपने खर्चे किए थे, पार्लियामेंट दिया है, पार्लियामेंट बना दिया। जी जी। तो ये सब खर्चे इंडिया ने इसीलिए किए थे कि इन द एंड हमें जो है वो मिनरल एक्सप्लोर करने की इजाजत मिल जाए। तो अभी वो भी खबर आ जाएगी, बहुत जल्दी खबर आ जाएगी, हम और आप उसका इंतजार करें। तो खबर यही है उज्बेकिस्तान और कुछ लोगों का कहना उस मौके पर यह भी था कि ये जो मुत्तकी भारत के दौरे पर आए थे, उसमें सबसे ज्यादा फायदा शायद अडानी को होने वाला है। इस किस्म के भी कुछ अंदाजे थे, लेकिन ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट उस तरह का नहीं है। अब चलते हैं पाकिस्तान की खबरों की तरफ। पाकिस्तान से क्या कुछ है? इमरान खान की बहन के खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट हो गए? क्या हुआ? ये खवातीन तक और औरतों तक बात पहुंच रही है, क्या है? नहीं, देखिए, खबर ये है कि अलीमा खान जो उनकी बहन है, वो मतलब जाहिर सी बात है कि वो प्रो इमरान खान है, और वो एक खातून है जो कि प्रोमिनेंटली पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है उसकी वो कारकुन है और उसकी एक लीडर है। तो वो उन्होंने पीछे जब ये इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, और उसके बाद उनके ऊपर भी जो है वो केस मुकदमा जो है कि आपने कैसे लिया था, तो बहुत सारे लोगों के ऊपर वो मुकदमा चला था, तो अलीमा खान के ऊपर भी चला था। लेकिन अलीमा खान ने वो जो सम्मन आए थे कोर्ट से उनको रिफ्यूज कर दिया, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, और के कोर्ट में उन्होंने पेशी नहीं की। अब वो सारे सम्मन उम्मन का जो डेट वेट है वो खत्म हो गया। अब वो वहां के जो टेररिज्म वाले लोग हैं, कोर्ट और टेररिज्म के लोग हैं, उन्होंने इनकी गिरफ्तारी की वारंट दे दी है, और अभी ये गिरफ्तार नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि अगर वो इसी तरह से रहेंगी तो हो सकता है कि वो भी गिरफ्तार हो जाए। अब इमरान खान की 2-3 मिनट बात कर ले, 1-2 मिनट अगर टाइम है, जी जी बिल्कुल, क्योंकि अब इमरान खान का जो 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 जोर था, जो जोम था, वो बहुत कम होता हुआ मतलब लग रहा है। लेकिन सियासत में क्या होता है कोई नहीं जानते हैं। उनके ऊपर दो ऑफर तो दिए हुए हैं इन लोगों ने, शहबाज शरीफ ने। एक तो उनका जो उनका घर है इस्लामाबाद में बनी लागा, उसमें उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं आराम से और वहां आप रह सकते हैं, लेकिन आप कोई सियासी काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आप वतन छोड़ करके, पाकिस्तान छोड़ करके कहीं चले जाए, हमें कोई इतराज नहीं, वहीं रहें, आप आराम से अपनी जिंदगी बसर करें, पाकिस्तान में कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। इमरान खान दोनों मानने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ ये मुद्दा फंसा हुआ है। अब ये बात मैं आपको भी बता देता हूँ कि एक कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे हमारी अपनी का भारत देश हो, क्या अवाम जो है वो सत्ता बदल सकती है? ये सवाल आ रहा है। बांग्लादेश में हमने देखा कि बदल दिया उसने,
नेपाल में, वहां नेपाल में भी देखा हमने, बदल दिया। श्रीलंका में भी देखा हमने, बदल दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तभी तो इमरान खान आ सकते हैं, नहीं तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान का कोई फ्यूचर नहीं। हाँ, इसका क्योंकि इसका इसका एक चीज मुस्तफा साहब, ये जो आपने कहा कि क्या जनता सरकार बदल सकती है और कई मुल्कों का आपने नाम भी दिया, लेकिन यहाँ इन मुल्कों में कहीं भी ईवीएम के जरिए सरकार नहीं बदली है। सीधे सीधे लोग सड़कों पे आए तो सरकार बदली है। तो यहाँ तो ईवीएम में जान अटकी हुई है ना सब कुछ। तो भारत में तो शायद अभी हालात इस तरह के नहीं बनते। लेकिन बहरहाल आपने बहुत अहम बात की कि अवाम अगर चाहे और सड़कों पे आ जाए तो उसके सामने हुकूमतें गिरती हुई नजर आती हैं। और अलीमा खान हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। आगे आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होगा। अच्छा, यूरोपियन यूनियन बीच में आया है, रूस से हम तेल ना खरीदें उसके लिए। अब तक तो ट्रंप का दबाव था, ये यूरोपियन यूनियन कहां से बीच में आया है, ये क्या हुआ है? नहीं नहीं, देखिए, खबरों का जो चक्र है वो बड़ी तेजी से आगे भाग रहा है। हम और आप जो हैं उसके पीछे दौड़ रहे हैं और कहाँ पहुंचे, तो जहां पहुंचेंगे पहले वहीं से शुरू करते हैं और यूरोपियन यूनियन की खबर जो है उसको पीछे ले आते हैं। हाँ। देखिए, अभी जो खबर आई है वो बिल्कुल नहीं है और ताजा है। वो ये है कि ट्रंप में और इंडिया में, अमेरिका में और इंडिया में कुछ बात तय हो गई है और इसका अनाउंसमेंट जो है अभी 26 से 28 तारीख को अक्टूबर में, वो मतलब वो आसियान का मीटिंग हो रही है। जैसे हमारे यहाँ सार्क है, वैसे ही आसियान एक फेडरेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, आसियान कहलाता नेशंस। तो वहां पे 26-28 में जो है वो मलेशिया में हो रहा है, कोलालमपुर में। और वहां के तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो भी है, उन्होंने कहा कि मोदी साहब आ रहे हैं और ट्रंप साहब भी आ रहे हैं। लेकिन अभी मीडिया में ऐसी कोई हलचल नहीं है, लेकिन इनके रिप्रेजेंटेटिव तो जरूर जाएंगे और वही अनाउंसमेंट होगा कि क्या टैरिफ डील क्या हुआ इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो अभी जो बात चल रही है वो यही चल रही है, इंडिया मान गया है कि वो रशिया से तेल नहीं ले, और उसके एवज में अमेरिका ने एक और डिमांड मंगवा लिया है कि वहां से कॉर्न, जो भुट्टा होता है, कॉर्नफ्लेक्स और जो उनकी चीजें होती हैं, वो इंडिया इंपोर्ट करेगा अमेरिका से, और सोयाबीन ये भी इंपोर्ट करेगा अमेरिका से। तो ये डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे आघात है इंडिया के। लेकिन ये डील जो है वो तय हो गई है। अब वो 15% का जो, मतलब 25% का जो टैरिफ है, जो रशियन ऑयल वाला टैरिफ है, वो शायद हट जाए और ये 25% जो लगे हैं इंटरनल में, उसको वो घटा के 15 या 16% का टैरिफ होने वाला है। ये मीडिया स्टार वर्ल्ड की को मैं खबर। अब आ जाइए यूरोपियन यूनियन। जी, मैं थोड़ा सा उससे आगे आगे जरा रुक करके जाऊंगा। ये जो आपने भुट्टा यानी मकई और सोयाबीन इंपोर्ट करेगा भारत अमेरिका से, मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं। मैं किसानों के लीडर्स यहाँ जो हैं उन वो बात करते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि जब हमारी फसल का टाइम होता है उस टाइम इंपोर्ट खोल दिया जाता है ताकि हमारी फसल को कीमत ठीक से ना मिले, और जब फसल का टाइम नहीं होता तो इंपोर्ट बंद कर दिया जाता है। यानी वो सब बड़े कारोबारी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। मुझे एक ईरान की बात याद आ रही है। इस्लामी इनकलाब से पहले इस हद तक बात हो गई थी, अमेरिका की गुलामी इतनी थी कि ईरानी किसान को ये इजाजत नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से फसल तय करे कि उसे क्या पैदा करना है। अमेरिका से जो कुछ इंपोर्ट किया जाना था वो पैदा नहीं करना था। तो अब हमारे यहाँ भारत में भी ये मुदाखलत इस हद तक बढ़ती जा रही है। ये एक तरह से लगता है कि भारत के किसान उससे खुश नहीं होंगे। आने वाले वक्त में जो कुछ होगा हम बताएंगे। जी, आप यूरोपियन यूनियन के बारे में बता रहे थे। जी, यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को 26 जनवरी का डेडलाइन दिया है। जो 26 जनवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन के लिए तो नहीं है, लेकिन यह है कि 26 जनवरी को डेडलाइन दिया है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जो भी रशिया से तेल आप खरीद रहे हैं 26 जनवरी से पहले बंद कर दीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके सैंक्शन हो जाएंगे और फिर आप कुछ भी जो है यूरोपियन यूनियन को इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत, हालांकि उन्होंने अपने लिए कहा है, वो भी तेल लेते हैं रशिया से, उन्होंने अपने आप को 2 साल का टाइम दे दिया है।
वो 2027 में उनका वो डेडलाइन अपने आप को दिया है उन्होंने, यूरोपियन कंट्रीज को, कि उस तक जो है वो हाथ की। अब मैं एक चीज अंदर की बात बता रहा हूं, या मालूम नहीं अंदर की नहीं, ये जो रशियन तेल का सौदा है, ये अंबानी मतलब मुकेश अंबानी की कहानी है। तो मुकेश अंबानी ने अनाउंस कर दिया है कि वो रशिया से तेल आहिस्ता आहिस्ता वो विड्रॉ कर रहे हैं और तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। और वो मेरे ख्याल में दिसंबर में या नवंबर के किसी डेट में उन्होंने डेडलाइन भी दे दिया है, क्योंकि ये पूरा जो इंपोर्ट का मामला है रशिया का तेल, भारत तो आगे आ जाता है, लेकिन इस पूरे खेल में जो है वो मुकेश अंबानी ही है। और मुकेश अंबानी को ये लग रहा है कि अगर हम मतलब इस पे अड़ जाएंगे या भारत को कहेंगे कि आप अड़ जाइए, तो बहुत मुश्किल और बहुत परेशानी होगी। उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस भी गल्फ के अंदर देख लिए हैं, जैसे ओमान है और एक और कंट्रीज हैं जहां से वो तेल लेना चाह रहे हैं। और फिर उनका वही काम है कि यहाँ से लेते हैं वहां बेचते हैं, वहां से लेते हैं वहां बेचते हैं। उनकी अपनी पेट्रोल रिफाइनरी है जहां से क्रूड ऑयल लेके आते हैं, यहाँ से रिफाइन करते हैं और रिफाइन करने के बाद वो फिर सप्लाई करते हैं दूसरे देशों में। तो ये मुकेश अंबानी ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो मतलब अपने तेल जो है रशिया से कर रहे हैं या खत्म कर देंगे उनसे, जो कि इंडिया के हवाले से भी कही जाती है कि इंडिया ने एग्री कर लिया है। तो जी यही खबर है। फिर यानी अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का जो है दबाव वो हम पर काम कर रहा है। हम फैसले लेने पर उनके हुक्म को या उनके मशवरे को मानने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, अब चलना चाहते हैं बांग्लादेश की खबरों की तरफ। बांग्लादेश में क्या कुछ है? बांग्लादेश से भारत के खिलाफ कुछ नाराजगियां कुछ नजर आ रही हैं, क्या कुछ है? नहीं, देखिए ये खबर जो है बहुत अहम है, क्योंकि ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, 10 प्रोजेक्ट्स जो है जो भारत ने लगाए थे, मतलब मैं उसके बारे में तफसील से बताना चाह रहा हूँ, जिसको बांग्लादेश ने स्क्रैप कर दिया, जो कि फसीना वाजिद के टाइम में उनकी एग्रीमेंट हो गया था। और वो जो है वो उन्होंने जितने भी, देखिए उसमें 37 प्रोजेक्ट्स थे जिसको हसीना वाजिद और भारत ने मिलके साइन किया था। ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे और कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट्स थे। उसमें से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोई 37 में से 17 प्रोजेक्ट जो है वो भारत ने कंप्लीट कर दिए थे। बाकी जो 20 से 21 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें को अभी बांग्लादेश की यूनियन सरकार ने रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद 10 प्रोजेक्ट जो है उनको ये लगा कि इससे बांग्लादेश का कोई फायदा नहीं, सिर्फ भारत का फायदा है। उसमें एक जो है वो इंडियन इकोनॉमिक जोन बनने के लिए तय किया गया था। वो चीटागांव का वहां एक चिकन कॉरिडोर है, चीटागांव चिकन कॉरिडोर, जो कि मतलब दो खित्ते में जो है बांग्लादेश बटा हुआ है। वहीं पे जो है इन्होंने बनाया कि हमें इंडियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। कुछ जो है वो रेल लिंक्स थे और कुछ और भी मतलब रोड लिंक्स थे और कुछ इस तरह की चीजें हैं। कुछ नेवल भी मैटर था और इस तरह की चीजें थी, जिसमें 10 प्रोजेक्ट को बांग्लादेश ने स्क्रैप कर दिया है। और बाकी जो 10 या 11 है उस पर अभी भारत का काम होना अभी शुरू, और पैसा लगना और शुरू होना बाकी है। तो ये बड़ी अहम खबर है, इसलिए कि बांग्लादेश भी अब भारत के चंगुल से निकलना चाह रहा है। और वो चाहता है कि हमें, जैसे अफगानिस्तान चाहता है कि हमें एक सोवरेन कंट्री का जैसे मतलब हमें एक दर्जा चाहिए और हम अपने फैसले खुद ले, हमारे अवाम खुद ले। तो ये जो खबर है वो बड़ी अहम खबर है। इंडियन मीडिया में ये खबर नहीं आई और हम आपको दे रहे हैं। अब इसके साथ साथ दूसरी खबर है, वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी 6 अक्टूबर को या 18 अक्टूबर को यूनुस सरकार ने एक चार्टर मतलब बनाया था। उसमें 70 या 80 क्लॉज थे, जिसपे सारे पॉलिटिकल पार्टी ने, मतलब ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ने रजामंदी जाहिर कर दी है, जो कि रोड मैप टू डेमोक्रेसी है। और उसके लिए यूनुस सरकार ने उसके लिए कहा कि न्यू बांग्लादेश इज बॉर्न, कि अब डेमोक्रेसी कैसे चलेगी बांग्लादेश में, उसका पूरा जो रोड मैप है स्टेप बाय स्टेप, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर 2 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकता। दो जो है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, उसी तरह से वहां 2 हाउसेज, और जो उनका जो लोकसभा वहां जो बनेगा उसमें जो है वो
नॉमिनेटेड होंगे सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो कि वहां पे, और जो लोग डिस्टिंग्विश्ड हैं जो कि अपने अपने फील्ड में जिन्होंने नाम कमाया है, वो लोग जो है उसके मेंबर होंगे। और बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब कितनी फंडिंग होगी, क्या होगी, ये बड़े डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसपे ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ने रजामंदी बना दी है। और ये एक्चुअली क्या है, ये जो रोड मैप बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि कोई दूसरा मुल्क जो है बांग्लादेश के ऊपर मतलब अपनी अपनी गिरफ्त नहीं बना सके, उसको प्रॉक्सी नहीं बना सके, और उनकी अपनी सोवरेनिटी को मतलब वो नहीं कर सके। तो ये एक अहम खबर है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स वहां की है, क्योंकि ये जो लड़कियों हैं जो कि रेवोल्यूशन लेके आए थे वहां पे, अभी जो हसीना वाजिद को जुनून निकाला था, वो मुंतफिक नहीं है, वो सहमति नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सहमति नहीं है, लेकिन 18 से ज्यादा पार्टियां जो हैं वो जो है इस पे साइन कर दिया है कि हाँ यही होगा। तो ये बड़ी एक अहम खबर है, मतलब बांग्लादेश के यानी लिए यानी यानी कि अब बांग्लादेश अब अपने तमाम फैसले अपने हाथ में रखना चाहता है, और उसकी ये कोशिश है कि भारत के चंगुल से निकले। क्योंकि मैं भी एक बार गया हूं बांग्लादेश, और वहां के लोगों का, अक्सर लोगों को ये शिकायत थी, जिस तरह से हमें चीन से शिकायत थी अब से 20 साल पहले कि उनका सारा सामान हमारी दुकानों पर है, इसी तरह से उनको शिकायत थी कि भारत गैर कानूनी तरीके से बहुत सा सामान वहां मार्केट में डालता है और वहां की लोकल इंडस्ट्रीज जो है उससे नुकसान होती है, तो होता है। तो अभी ये तब्दीलियां आ रही हैं। अच्छा, मालदीव के बारे में एक आखिरी खबर आपके पास है, मैं समझता हूं काफी अहम है। मालदीव से क्या है? जी, ये मालदीव्स ने जो है, ये पॉजिटिव खबर है मालदीव्स की। और ये खबर जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आई है, WHO से, कि साउथ एशिया में मालदीव्स वाहिद कंट्री है जिसने के मदर एंड चाइल्ड जो ट्रांसमिशन डिजीजेस होती हैं, देखिए मदर से जो है वो, जो मदर को डिजीज है वो चाइल्ड के अंदर चली जाती है, और जो चाइल्ड बर्थ होता है तो बच्चा भी उसी मर्ज का शिकार होता है जो कि मदर है, जिसमें बहुत सारी HIV है, सिफिलिस है, कैंसर है, और तरह तरह के मतलब मर्ज हैं जो कि चाइल्ड को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वर्ल्ड मतलब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 से इस पे लगे हुए थे ये लोग, क्योंकि मालदीव एक बहुत छोटा सा मुल्क है, जनसंख्या उनकी बहुत कम है, तो वहां ये मतलब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कंट्रोल कर लिया है कि अब मालदीव जो है इस पे मतलब मतलब फतह पा गया है कि अब कोई भी डिजीज जो है वो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट नहीं होगी, और उसको वहीं रोक दिया है। और इसका अनाउंसमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक ने किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि किसी भी साउथ एशिया में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, किसी साउथ एशियन मुल्क में ये चीजें अभी बहुत दूर की है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो तो हेल्थ इश्यू से ही जूझ रहे हैं। और हमारे यहाँ भी इंडिया के अंदर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, भले ही हमने बहुत कम कर लिया हो, बच्चे अब नहीं मरते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो नहीं है कि 0% हो जाए या कुछ हो जाए। बहुत माएँ जो हैं वो चाइल्ड बर्थ में मरती हैं, बहुत से बच्चे यहाँ चाइल्ड बर्थ में, ये पूरे साउथ एशिया का इशू है। मतलब पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, श्रीलंका हो, मतलब नेपाल हो, जहां भी हो, बांग्लादेश हो। तो मैं ये कह रहा था कि हेल्थ मामले में, मैं एक बार और आपको ये बता दूं कि हेल्थ मामले में जो है बांग्लादेश इंडिया से ऊपर निकल चुका है। मतलब हेल्थ इशू में, हेल्थ केयर के इशू में, और मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ में, और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे बांग्लादेश ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, और इंडिया वहीं का वहीं है। और बातें तो बहुत है, लेकिन मैं ये बांग्लादेश में बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है काफी, और उनकी उनकी जो GDP है वो भी काफी उन्होंने इम्प्रूव की है पिछले कुछ वर्षों में। ये यकीनी तौर पर, असल में ये सोच गलत होती है कि हम एक बड़ा मुल्क हैं इसलिए बाकी सब आसपास के मुल्कों को हम छोटा या कमतर समझें। ज्योग्राफिकली छोटे बड़े मुल्क हो सकते हैं, लेकिन किसने
तरक्की की है, किसने अपने अवाम की बेहतरी के लिए काम किया है, वो पैमाने जो हैं वो मैं समझता हूं इंसानियत के लिहाज से वो काफी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमारे चैनल के लिए वक्त निकालते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने नाजरीन और दर्शकों से कहूंगा कि आज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।